नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएस डेट सीलिंग के बारे में और क्या अमेरिका की सरकार आज रात ठप पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, वहां पर क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत में इसका क्या इक्विवेलेंट है, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देखिए, अमेरिका की जो सरकार है वो पिछले 5-6 दिनों से इस कश्मकश में है कि कैसे डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। डेट यानी कि कर्ज और सीलिंग यानी कि छत। तो कर्ज लेने की एक सीमा बना रखी है उन्होंने, उस सीमा को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर वहां की पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस में गतिरोध चल रहा है। और अगर ये सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो आज रात से यूएस के सरकारी विभाग ठप पड़ना शुरू हो जाएंगे। वहां पर लोगों के काम करने को कटौती करी जाएगी, वहां पर जो स्टाफ है वो पूरा नहीं आ पाएगा, उनको पैसे नहीं है देने के लिए सरकार के पास, तो उन्हें हटाया जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब कार्रवाई कहलाई जाती है एक शटडाउन। तो यूएस गवर्नमेंट विल एंटर अ शटडाउन अगर डेट सीलिंग आज रेज नहीं करी गई। एज ऑफ राइट नाउ जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो बिल फाइनली पास नहीं हुआ है, उसके कई वेरिएंट्स आ चुके हैं, 2-3 बार वो बिल चेंज होकर पार्लियामेंट में आ चुका है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक वो बिल अभी पास नहीं हुआ है वहां की कांग्रेस में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 20 जनवरी तक यूएस के अंदर एक पूरा शटडाउन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा डेट सीलिंग का ड्रामा है ये और भी कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि इस वक्त यूएस में एक ट्रांजिशन स्टेट चल रहा है। इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। नए प्रेसिडेंट अगले महीने शपथ लेंगे जनवरी में, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी खास करके इलॉन मस्क इस पूरे घटनाक्रम को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अभी डेट सीलिंग मत बढ़ाओ, या तो इसे हटा ही दो, क्योंकि हर कुछ साल में ये डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ती है। तो ये पूरा प्लान काफी कॉम्प्लिकेट हो रहा है बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार अपने प्लेटफॉर्म x.com पर दिन के 100-150 ट्वीट कर रहे हैं और सारे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इतना बड़ा जो बिल पास कर रहे हो उसमें ये संशोधन करो, वो संशोधन करो। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इन्हीं के दबाव के कारण पिछले 3 दिनों से बिल पास नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट एक बिल जो पास होने वाला था वो 1500 पेज का था, वो इनके दबाव के कारण छोटा होकर 25-30 पेज का रह चुका है। तो इलॉन मस्क, याद रखना, अभी कोई ऑफिशियल पद पर नहीं है, लेकिन जब नई सरकार बनेगी तो इन्हें एक एडवाइजरी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, हो सकता है डिपार्टमेंट बना दिया जाए उसे भविष्य में, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी है कि DOGE, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इस विभाग का या इस एडवाइजरी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा इलॉन मस्क को। इसके साथ साथ ही इसके अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता हैं और जो चुनाव लड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले, विवेक रामास्वामी, वो भी इसको चेयर करेंगे, वो भारतीय मूल के हैं। तो ये DOGE का काम ही यही रहेगा कि सरकारी खर्चे को कम किया जाए। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये आपके पिछले कई दशकों के कार्य हैं जिसके कारण इतना बड़ा खर्चा हो चुका है सरकार का कि हमें डेट सीलिंग बार बार बढ़ानी पड़ रही है। आइए अब इस डेट को मैं आपको समझाता हूं कि कितना बड़ा डेट है या उधार है। तो देखिए, ये उधार अमेरिका की सरकार के ऊपर है, ये सरकार के द्वारा लिया गया कर्जा है और ये कर्जा इस वक्त है लगभग $36 ट्रिलियन का। अब आपको मैं इसका लेवल बताता हूं ये कितना बड़ा है। ये दुनिया का ऑलमोस्ट 1/4 डेट के बराबर आ जाता है। $36 ट्रिलियन इज अ बिग नंबर। और आप इसे भी ध्यान में रखिए कि अमेरिका की कुल मिलाकर जीडीपी ही $29 ट्रिलियन की है। तो $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी और लगभग $36 ट्रिलियन का इनके सर पर कर्जा। याद रखना, भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है इस वक्त, हम वी आर समवेयर नियर 4 ट्रिलियन, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे हम हो जाते हैं। तो हम कहां हैं, 4 ट्रिलियन पे, और यूएस का डेट है 36 ट्रिलियन का। तो आप देखो कितना बड़ा नंबर है। और प्रॉब्लमैटिक ये है उन लोगों के लिए कि ये पिछले 20 सालों के अंदर डेट बहुत बढ़ गया है। आप इसे देखेंगे तो ये 2004 के आसपास 15 ट्रिलियन था, उसके पहले 1990s के अंदर तो काफी कम था, 5 ट्रिलियन के आसपास रहता था। तो ये 6 गुना हो गया है पिछले 30 सालों में। तो पिछले 30-32 ईयर्स में 6 टाइम्स अगर डेट बढ़ा है तो ये उनके लिए जेन्युइनली चिंता की बात है। अब ये क्यों बढ़ा, ये डेट का काम क्या है और ये डेट किसको चुकाना है, ये उधार किसे चुकाया जाएगा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले याद रखिए, अनअकैडमी पर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो कोर्सेज हैं उन पे इस वक्त 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोड को यूज करिए, आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लिंक नीचे आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में प्लस पहले कमेंट में। और अभी हमारा एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 मंथ्स, 12 पे 24 एंड 18 पे 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो बात यहाँ ट्रिलियंस की नहीं हो रही है, लगभग आपको 26-27,000 रुपीज के आसपास हमारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो मोटे तौर पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहें तो 2000 रुपए प्रति महीना पर आप खर्चा करके आप एक देश की नंबर 1 कोचिंग से क्लासेस ले सकते हैं। हमारे हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश
तीनों ही भाषा के अंदर बैचेस हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। उनकी डेट्स वगैरह आप नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। हमारे ऑप्शनल के जो बैचेस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में, और ये उनके फैकल्टीज हैं जो उन्हें पढ़ाने वाले हैं। तो आप ऑप्शनल के बैचेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, वो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में क्या होगा। पहली बात तो ये जान लो, शटडाउन वहां पर जो है ऐसा नहीं है कि कोविड की तरह सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ, कई डिपार्टमेंट्स बंद होंगे। मेनली ये होगा कि पैसा नहीं है। जैसे मान लो कोई विभाग है, उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं होगा। अगर वो कुछ खर्चा करते हैं तो वो खर्चा नहीं आएगा उनके पास, क्योंकि सरकार उन्हें पैसा नहीं देगी। बेसिकली इट्स अ बजटरी फेल। तो इस सिचुएशन के अंदर सरकार अपनी नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद कर देती है। फॉर एग्जांपल, उनके जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लोग घूमने जाते हैं तो उनकी सुविधा के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, रेंजर्स होते हैं, वो सभी अपनी नौकरी से छुट्टी पे चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस दिन का पैसा नहीं मिलने वाला है जब वो काम नहीं करेंगे ड्यूरिंग द शटडाउन। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि फौज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सभी काम कर लेते हैं। पोस्ट डिपार्टमेंट भी मोस्टली काम करता है, लेकिन जैसे म्यूजियम्स बंद हो जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जितने भी रेंजर्स वगैरह हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे। अब यूएस के अंदर फिस्कल ईयर चालू होता है 1 अक्टूबर को। हमारे यहां कब चालू होता है? 1 अप्रैल को। वहां पर 1 अक्टूबर उनका थोड़ा सा अलग चलता है। तो कुल मिलाकर होता यह है कि कांग्रेस यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसके पास काफी दिन होते हैं कि 1 अक्टूबर से पहले पहले ये बजट उनको अलॉट कर दिया जाए। लेकिन भारत की तरह ही वहां पर भी बहुत सारे डिलेज होते हैं। इस मामले में भारत का सिस्टम उनसे थोड़ा बेटर है। वहां पर क्या होता है कि लॉ मेकर्स यानी कि उनके कांग्रेसमैन बार बार इस बजट को डिले करते जाते हैं, और कायदे से उन्हें यह काम 1 अक्टूबर से पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन आप देखो कि दिसंबर 20 आ चुका है, जब छुट्टी आने वाली है। उनके वहां पर क्रिसमस की लंबी वेकेशन होती है 10-15 दिन की, तो उस छुट्टी के पहले जाकर ये फाइनल वीक में काम हो रहा है। तो इसे बार बार डिले किया जाता है। और होता यह है कि जब वो डिले आता है कि पूरे साल का बजट कब हमें सैंक्शन करना है, तो टेम्परेली उसे वो 1 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इस तरह से बढ़ाते रहते हैं। तो अभी जो उनका टेम्परेरी स्पेंडिंग बिल है वो 21 दिसंबर की रात को एक्सपायर हो जाएगा। अब 21 दिसंबर की रात यानी कि अगर 22 तारीख को सुबह कोई काम पर आ रहा है तो फिर उसे पैसा देने के लिए पैसा सरकार के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक बिल पास नहीं किया है। तो देखिए, वहां की कांग्रेस में 2 पार्टी है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट, और दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये डेडलाइन 14 मार्च हो जाए, यानी कि 21 दिसंबर से 14 मार्च कर दी जाए। अब इसे 14 मार्च करने का मतलब आप समझ रहे हैं, इट इज जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड। यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया जो अब नई कांग्रेस के सदस्य चुनकर जो अपनी जगह लेंगे जनवरी में, वो इस मामले से उलझे हैं। हम तो इसको आप पर डाल के जा रहे हैं, आगे से आगे इसको डिले किया जा रहा है। अब नया राष्ट्रपति कौन आएगा? ट्रंप। और रिपब्लिकन्स इस बार मेजॉरिटी में आ रहे हैं कांग्रेस में। तो उनका ये कहना है कि आप इसे डिले मत करो, आप तो ये सीलिंग ही हटा दो, ये सीलिंग खत्म कर दो। और वो इस बिल के खिलाफ हैं कि बार बार ये सीलिंग क्यों बढ़ानी पड़ती है। तो सीलिंग बढ़ाने का मतलब ये है कि अमेरिका की सरकार, समझो इसको, अमेरिका की सरकार अपने आप को ये परमिशन देती है वाया द कांग्रेस कि हम और उधार ले सकें। इमेजिन करिए, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए। आपने ऑलरेडी 1 लाख का खर्चा कर दिया, लेकिन आपको कोई जरूरी सामान खरीदना है 10-20 हजार रुपए का, तो आप अपने बैंक को कहेंगे ना कि सर प्लीज 50,000, 20,000 लिमिट बढ़ा दीजिए, तो बैंक बढ़ा भी सकता है। अब इस केस में क्या है कि बैंक खुद कौन है? अमेरिका की पार्लियामेंट, यानी कि वहां की कांग्रेस। तो अमेरिका की सरकार अपनी कांग्रेस को कहती है कि सर प्लीज अपना ही खर्चा करने का जो लिमिट है उसे बढ़ाकर दीजिए। लेकिन उसके लिए क्या होता है? जद्दोजहद, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट आपस में लड़ते हैं, टकरार होती है, शब्दों की बौछार होती है। उसके बाद ये बिल बढ़ाया जाता है। दोनों एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। तुम्हारी सरकार के समय खर्चा ज्यादा हुआ, वो कहते हैं तुमने ये वाला जो पॉलिसी लेकर आए थे इसके कारण खर्चा ज्यादा बढ़ गया। वो बोलते हैं जॉर्ज बुश ने बढ़ा दिया, वो कहते हैं बिल क्लिंटन ने तुम्हारे बढ़ा दिया। तो वहां पर भी कुल मिला के नेहरू, पटेल और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पुराने लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं, और ये तू मैं वहां पर चलती रहती है। अब आ जाओ, इसका इंडिया में इक्विवेलेंट क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर क्या होता है, हमारे यहां जो बजट सेशन है, तो बजट तो पेश हो गया 1 फरवरी को। उसके बाद होती है वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। तो डिमांड फॉर ग्रांट क्या है कि हर विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा, हर पॉलिसी के लिए हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाएगा, उस पर एक एक पॉइंट पर डिटेल चर्चा होती है, और यह सब 1 फरवरी के बाद होता है। और इस दौरान जो अपोजिशन एमपी है वो एक मोशन लेकर आते हैं जिसे कहा जाता है कट मोशन। तो कट मोशन का मतलब है कि हम इस खर्चे से सहमत नहीं है, यह खर्चा कट कर दिया जाए। तो इसमें 3 तरह के कट मोशन होते हैं। एक होता है पॉलिसी कट मोशन कि डिमांड जो है वो 1 रुपए कर दो, पूरा खत्म नहीं कर रहे। एक इकोनॉमी कट मोशन है कि पैसा 1 करोड़ की जगह 50 लाख एलोकेट किया जाए। टोकन कट मोशन है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा कम कर दें, आपने अगर 10 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसमें 100 रुपए कम कर दो। तो ये सब आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट मोशन। लेकिन ये जरूर याद रखना कि जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा होती है तब कट मोशन लाए जा सकते हैं, और उस कट मोशन के बिना पर जो बजट में 1 फरवरी को पैसा एलोकेट किया गया था किसी पर्टिकुलर विभाग को, मिनिस्ट्री को, वो कम किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है।
हाँ, बशर्ते जो मेन पार्टी है पावर में वो भी माननी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन ये कट मोशंस लेकर आ सकते हैं। भारत में क्या सिस्टम है, कंसोलिडेटेड फंड से कुछ भी पैसा नहीं निकाला जाता है जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए। तो ये सब वैसे पॉलिटी का डिटेल डिस्कशन है, लेकिन यहां पर उससे जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इन पर भी लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है। ये जो ग्रांट्स हैं सारे, ये वोटिंग के बाद अप्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद ये वोटिंग के बाद पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलकर इन विभागों के पास जाता है। और कंसोलिडेटेड फंड से 1 रुपया नहीं निकल सकता जब तक ये वाला अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता। तो इस बिल के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे किया जाता है। कई बार विपक्ष कहता है कि आप देखिए कुछ गरीबी उन्मूलन या फिर जो समाज सुधार वाले कार्यक्रम है उन पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं तो सरकार बढ़ा सकती है। कभी ये आलोचना हो कि डिफेंस का बजट कम है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फाइनली सारा पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, और राष्ट्रपति की सहमति तो चाहिए, वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो कुल मिलाकर ये याद रखना कि भारत के अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है। वोटिंग होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये अप्रोप्रिएशन बिल, और ये पूरी कार्रवाई 1-2 महीने चलती है अप्रैल के अंत तक। तो जब तक अप्रैल के अंत तक ये कार्रवाई नहीं होती तो 2 महीने बजट का क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। तो भाई साहब, भारत के अंदर भी क्या होता है, भारत के अंदर भी एक टेम्पररी बिल पास किया जाता है कि ठीक है, जब तक ये सारी कार्रवाई नहीं हो जाती सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगी। तो वो सरकार को 31 मार्च के बाद अपनी गतिविधियां चलाने के लिए एडवांस में वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, ये भी एक प्रकार का टेम्परेरी बिल होता है कि ठीक है, जब तक चर्चा पूरी नहीं हो जाती, हो सकता है अप्रैल का मई हो जाए, तो तब तक सरकार अपना बजटरी खर्चा वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे चलाएगी। और आपको पता हो तो जब चुनाव होते हैं, जैसे 2019 हो गया या 2024, तब नई सरकार आके फुल बजट लेकर आती है। उसके पहले जो पुरानी सरकार है वो भी वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे ही काम कर लेती है। तो ये सारी कार्रवाई आपको याद रखनी है। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटी का डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं कि यूएस में ये बजट क्राइसिस अभी क्यों आ रखा है। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात और क्रक्स की बात तो यही है कि खर्चा इन्होंने अपना बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। तो भाई साहब, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति यूएस की रही है। आप चौंक जाएंगे जान के कि यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन उनका जीडीपी है, फिर भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। जी हाँ, फिर भी उनको लोन लेना पड़ता है। और लोन कैसे लेते हैं वो मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। अब होता यह है कि वहां की सरकार या कांग्रेस कहती है कि भाई आप एक लिमिट तक लोन ले सकते हो। आपने लोन ले लिया अगर 36 ट्रिलियन का, तो उसके ऊपर नहीं जा सकता ये। अब हम उसको बढ़ाकर 40 करेंगे ना, तब आप और लोन ले सकते हो। अगर हम इसको 36 करेंगे तो कायदे से गवर्नमेंट वहां की 36 के ऊपर जा नहीं सकती। तो दैट इज कॉल्ड अ डेट सीलिंग। अब ये सीलिंग क्यों रखते हैं, ये उनका सिस्टम है, उन्हें पसंद है ये सिस्टम रखना। हमारे यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। भारत सरकार के ऊपर कोई सीलिंग नहीं है कि आप इतना ही कर्जा ले सकते हो। भारत सरकार चाहे जितना कर्जा ले सकती है। हाँ, वो लेते नहीं है, मतलब समझदारी से काम लेते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर तो कांग्रेस उनकी कहती है, लगाम कस के रखती है कि आप इससे ज्यादा कर्जा नहीं लोगे। तो 2 ही ऐसे देश है जहां पर ये सीलिंग होती है, एक यूएस और दूसरा लिख लेना, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, नेदरलैंड्स। तो ये 2 ऐसे देश हैं जहां पर डेट सीलिंग है, उनकी सरकारों के द्वारा लाई गई है। तो मोर और लेस रीजन तो यही है कि भाई साहब आप खर्च कर रहे हैं ज्यादा और टैक्स में आप कमा रहे हैं कम, इसीलिए आपकी सरकार का खर्चा ज्यादा है। लेकिन होता यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है वो खर्चे कम नहीं करना चाहती। आप पैसा कहां से काटोगे, मिलिट्री से कम करोगे तो आपके ऑपोजिशन वाले कहेंगे कि आप तो देश विरोधी सरकार है। अगर आप पैसा समाज वाली स्कीम से कम करोगे तो लोग कहेंगे कि आप तो सामाजिक उत्थान नहीं चाहते, गरीबों का भला नहीं चाहते। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम डालती रहती है। अब देखो, बहुत सारे रीजन है कि डेट बढ़ा है। 2-4 मोटे रीजन मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए याद रखिए, आई थिंक मैंने 1/4 कह दिया था, 1/4 नहीं है, इट इज 34%, 25% नहीं है, ऑलमोस्ट 35% है। पूरी दुनिया में जो कर्ज ले रखा है लोगों ने, उसका 35% यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ले रखा है। ठीक है, मेन देखो, डेट लेने की उन्हें आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनका मिलिट्री बजट बहुत हाई है। इट इज मोर देन द मिलिट्री बजट ऑफ एनी अदर कंट्री ऑन द एंटायर प्लैनेट। और अभी उनका खर्चा बढ़ गया है क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है और वो यूक्रेन को बहुत सारा पैसा दिए जा रहे हैं। और उनके दुश्मन भी बहुत हैं, रशिया, ईरान, चाइना, सबसे पंगा लेना है यूएस को। तो इसीलिए उनका मिलिट्री बजट काफी बड़ा है। ओके, अब ये डेट कितना है इस वक्त, 36 ट्रिलियन है। बाय द वे, ये बहुत तेजी से बढ़ा ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड के समय भी अगर आप देखोगे तो यहां एक शार्प स्पाइक आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक डिजास्टर आता है, तो आप इस मैप में देखो, इस ग्राफ में देखो, 1940s में एकदम से स्पाइक आया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आया था। सरकार को पैसे की जरूरत थी, आर्मी के लिए, नए जहाज बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, फौजियों को पैसे देने के लिए। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे लड़ाई हो गई, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उस समय एकदम से इन्हें कर्जा लेना पड़ता है, मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है अपने खर्चे के लिए। तो यहां पर आपको स्पाइक दिखेगा। फिर 80s के अंदर यहां पर स्पाइक दिखा क्योंकि तब उन्होंने अपने मेडिकेयर प्रोग्राम्स,
अपने सोशल सर्विसेज प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए थे। 90s के अंदर थोड़ा सा उस खर्चे पर लगाम दिया गया, लेकिन 2000s के बाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान, इराक में युद्ध लड़े, उस समय उनका बहुत खर्चा हुआ, बहुत पैसा उन्होंने उठाया, और ये सारा पैसा धीरे धीरे उनके डेट को, यानी कि सरकार के कर्ज को बढ़ाता जा रहा है। ऑलराइट, तो इसीलिए अमेरिका के खर्चे बढ़ रहे हैं। एक और रीजन है, 2016 में जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, तो उन्होंने वहां के कॉर्पोरेट्स को बहुत बड़ी टैक्स छूट दे दी थी। तो वो भी एक रीजन था कि अमेरिका की सरकार को पैसे का शॉर्टफॉल पड़ गया, जो टैक्स कॉर्पोरेट से आता था वो कम हो गया क्योंकि उन्होंने छूट दे दी, तो इसीलिए भी उनको कर्जा बढ़ाना पड़ा। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, अगर डेट ले रखा है तो डेट इज नॉट अ बैड थिंग। कर्जा कोई बुरी चीज नहीं है, कंपनियां कर्जा लेती है, लोग कर्जा लेते हैं। बाय द वे याद रखना, ये पर्सनल कर्जा नहीं है। जैसे कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल कर रखा है 1 लाख रुपए, तो ये आपके इस डेट में काउंट नहीं हो रहा है। अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति है जिसने $1000 का डेट कर रखा है, तो ऐसे इंडिविजुअल डेट इसमें काउंट नहीं हो रहा है। ये सरकार के द्वारा लिया गया डेट है या सरकार का कर्ज है। याद रखिएगा, वो जो इंडिविजुअल डेट है वो पूरा अलग आंकड़ा है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट है। वो आई थिंक 15 ट्रिलियन के आसपास कुछ होता है पूरे यूएस के सभी पर्सनल सिटीजन का डेट, लेकिन वो इससे तो कम ही है। तो अब याद रखिए कि डेट बुरा नहीं है, बशर्ते आपका डेट टू जीडीपी रेशियो ठीक ठाक हो। कहने का मतलब है कि आपके देश के अंदर जो इकोनॉमिक गतिविधियां हो रही है वो ठीक ठाक है, तो कर्जा लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 रुपए का कर्ज ले लो और आपका आउटपुट 100 रुपए के आसपास है या 95 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया आपको कर्ज देने को तैयार रहेगी, बैंक्स आपको कर्ज देने को तैयार रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कर्जा है 100 रुपए का और आपका जीडीपी है 50 का, तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई चला जाएगा और तब दुनिया आपको कर्ज नहीं देगी, या फिर देगी तो बहुत ही ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर। तो इसीलिए डेट टू जीडीपी रेशियो को ही हमेशा मेन माना जाता है। तो अभी तक वो यूएस का ठीक ठाक था, कोविड के बाद वो उनका 100+ % से ऊपर जा चुका है, काफी ऊपर। इनफैक्ट इट इज समवेयर अराउंड 120% राइट नाउ, तो 120% है। वो देख ही लिया ना आपने, 36 ट्रिलियन बाय 30 ट्रिलियन, 29 ट्रिलियन कुछ उनकी जीडीपी है। तो ये प्रॉब्लम है कि रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि उनकी मिलिट्री का खर्चा लगातार बढ़ रहा है और जो बाइडेन की सरकार में भी बढ़ा है। अभी देखिए रिसेंटली उन्होंने यूक्रेन को $500 मिलियन दिए हैं 2 महीने पहले, तो इस कारण से इनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी ये लोग यूक्रेन की हेल्प करते रहते हैं, बहुत जगह इन्होंने यूक्रेन की हेल्प करी है। तो इसी कारण से यूएस फेडरल गवर्नमेंट डेट हैज इंक्रीज बाय अ लॉट। अब ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप कहते हैं कि ये वाला जो डेट है, इस सीलिंग को आप बार बार क्यों बढ़ाते हो? आप एक बार में ये सीलिंग हटा दो ना, सीलिंग रखने की जरूरत क्या है? जितना कर्जा लेना है लेते रहें। लेकिन वो लॉ मेकर्स मानते नहीं है, जो पुराने नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो कहते हैं नहीं, हमारी व्यवस्था जो ये चली आ रही है सीलिंग वाली वो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना कहीं ना कहीं सही है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे सर पर, यानी कि मेरी सरकार के सर पर ये डाल रहे हो खर्चा कि मैं सरकार में आऊंगा जनवरी में, तब मेरी प्रॉब्लम बन जाएगी ये डेट सीलिंग। तो आप इसको हटा ही दो, एक ही बार के अंदर पूरा हटा दो। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैं पावर में आया तो मैं सरकार के सभी फालतू खर्चे कम कर दूंगा, और इसीलिए वो डीओजी वाला डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। क्योंकि देखो अनुमान है कि ये 36 ट्रिलियन से और 4 ट्रिलियन बढ़कर अगले 4 साल में डेट 40 ट्रिलियन हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर साल 1 ट्रिलियन ये बढ़ रहा है पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो अब बात करते हैं शटडाउन की। तो देखो शटडाउन यूएस के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले 40 सालों में 14 बार शटडाउन हो चुका है, हर दूसरे तीसरे साल इनकी सरकार ठप पड़ जाती है। लेकिन अभी पिछले 4 सालों से शटडाउन नहीं हुआ है बड़ा। तो 2019 में बड़ा शटडाउन हुआ था, वैसे एक छोटा सा तो 2023 में भी हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है ना, 4-5 दिन का शटडाउन होता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लंबा शटडाउन चलता है तो उनकी गवर्नमेंट सर्विसेज पर इंपैक्ट आता है, और कुछ नहीं है। सारे सरकारी लोगों की तनख्वाहें रुक जाती है, वहां तनख्वाह रुकती है, भारत के अंदर नहीं रुकती है। इसीलिए भारत में सरकारी नौकरी बेहतर है। अब देखिए सोशल बेनिफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सोशल सिक्योरिटी वो लोग नहीं रोकते हैं, जैसे कि कोई बूढ़े लोग हैं उनकी तरफ पेंशन जा रही है, या फिर कोई मेडिकेयर जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स हैं, उन्हें नहीं रोका जाता है। लेकिन एक बार उसको भी रोका गया था 1996 के अंदर, मेडिकेयर वाले एप्लीकेंट्स को भी हटा दिया गया था। और इस बीच में मान लो इन 15-20 दिनों के अंदर आप जाकर कोई नई एप्लीकेशन देते हैं तो वो प्रोसेस नहीं होगी। मेन इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इंपैक्ट आएगा। कोई नई एड नहीं दे सकते आप, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, यूक्रेन, इजराइल, इन सभी देशों को अमेरिका पैसा देता है मिलिट्री के लिए, वो पैसा अभी ये लोग नहीं दे पाएंगे अगले 1 महीने जब तक शटडाउन चलता है। तो इसीलिए उनको थोड़ी सी टेंशन है जो बाइडेन की सरकार को भी, कि ये पैसा रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। अब फाइनली मैं आपको बताता हूं कि ये वाला डेट आता कहां से है। अमेरिका की सरकार ये पैसा किसको चुकाएगी? हु डू दे ओ दिस डेट टू? क्या आपके दिल में ये सवाल आया कि आखिर ये पैसा अमेरिका की सरकार को दे कौन रहा है? तो देखिए इस पैसे को उन्हें देने वाले बहुत से लोग हैं, जिसके अंदर अमेरिका के खुद के बैंक्स शामिल हैं, वहां के बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, दूसरे देशों की सरकार है जिसमें मेनली चाइना और जापान है, इन देशों का पैसा है, जर्मनी की सरकार है। सभी देशों ने इनको कर्जा दिया हुआ है। और ये कर्जा देते कैसे हैं इसको समझना। तो ये लोग कर्जा रेज करते हैं या फिर पैसा रेज करते हैं वाया बॉन्ड्स।
तो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज के माध्यम से यूएस की सरकार लोगों से पैसा उठाती है। कैसे? तो यूएस की सरकार जाकर वहां के बड़े बड़े बैंकों को बोलती है आप हमें $100 मिलियन दीजिए, बदले में हम आपको एक कागज पर लिख के देंगे कि हम आपको $100 मिलियन ओ करते हैं और हर साल इसका 4% ब्याज आपको मिल जाएगा। आप सोचोगे सर ये तो बहुत कम है, इतना तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। जी हाँ, तो बॉन्ड्स में सेविंग अकाउंट रेट से भी कम ही मिलता है पैसा, लेकिन ये बॉन्ड बहुत ही सिक्योर है। याद रखना, जितना बड़ा पैसा होता है ना उतना वो इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है। तो आप अगर कहीं पे 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो आप उस पर अच्छी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, लेकिन जब वो पैसा $100 मिलियन है या $1,000 मिलियन है तब इतना हाई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो सरकार कहती है कि ये कागज पकड़ो, इस पर लिखा हुआ है कि हम आपको $100 मिलियन चुकाएंगे, हर साल आपको इसका 4% यानी कि $40 मिलियन जो ब्याज का पैसा है वो मिल जाएगा। और ये बॉन्ड मैच्योर होगा कब? 30 साल बाद। वो लोग बॉन्ड के पीरियड भी लंबे रखते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल रखते हैं कि ये लो पकड़ो कागज, 30 साल बाद आना, हर साल $4 मिलियन ले जाना हमसे और बदले में हमें 100 मिलियन दे दो। तो बैंक्स भी ये पैसा उन्हें दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड और अ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में अगर सबसे सेफेस्ट कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो ये मानी जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अमेरिका की सरकार कभी फेल नहीं होगी, ऐसी मान्यता है और अभी तक 250 सालों में नहीं हुई है, इसीलिए ये बॉन्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज हाईली स्टेबल बॉन्ड। तो चाइना की सरकार, जापान की सरकार, ये सब जाकर ये बॉन्ड खरीदते हैं, चाहे उनके रिश्ते आपस में अच्छे हो या ना हो। ये चाइना की सरकार जाकर बॉन्ड खरीदती है यूएस ट्रेजरी से। तो वहां के जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, मोर और लेस हमारे यहाँ भी सरकार ऐसे ही पैसा रेज करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार का डेट है, ये कुल मिला के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का डेट है। तो अगर किसी दिन यूएस ये पैसा नहीं चुका पाया तो इनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। करेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो नोबडी एक्चुअली नोज कि अगर ये डेट या कर्जा अमेरिका नहीं चुका पाया तो क्या होगा। देखो, अमेरिका कहता है 30 साल बाद आना, बात करेंगे। 30 साल बाद आते हैं बैंक्स, अपने बॉन्ड्स ले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जैसे मान लो 1990 में उन्होंने कोई बॉन्ड दिया किसी बैंक को, वो बैंक वाला आता है, बोले सर ये 1990 का है, 30 साल 34 साल हो चुके हैं, ये दे दीजिए हमें $100 मिलियन। तो ये पुराना वाला पैसा इनको दे देते हैं, बोलते हैं एक नया बनवा लो $100 मिलियन का। और तो इस तरह से ये साइकिल अभी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ये ट्रेडमिल कहाँ खत्म होगी, ये चलना कहाँ रुकेगा, किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए ये जो मुद्दा है ये इकोनॉमिस्ट के अंदर एक बहुत पॉपुलर मुद्दा रहता है कि क्या कभी यूएस डिफॉल्ट करेगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे, भगौड़े बन गए आप, विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह। ओके, हालांकि आजकल विजय माल्या कह रहा है कि मैंने तो सारा पैसा चुका दिया। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो यूएस का जो पैसा है ये आम आदमी को भी इंपैक्ट करता है। कई लोगों को लगता है कि ये तो सरकार ने कर्ज लिया, इससे हमें क्या लेना देना। जी नहीं, लेना देना है। अमेरिका के हर आदमी का जो पेंशन फंड में पैसा लगा है वो सारा यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है, सरकारी बॉन्ड्स में। तो इन बॉन्ड्स का पैसा अगर वापस नहीं आया तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। चाइना, जापान, सब देशों की सरकार ने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, हम भी खरीदते हैं, हमारा आरबीआई भी जाकर ये बॉन्ड खरीदता है कभी कभी। तो इस तरह से ये पूरा फाइनेंशियल, दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस यूएस बॉन्ड सिस्टम के ऊपर चलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सरकार का जो ये बॉन्ड्स वाला मार्केट है ये उनके शेयर मार्केट से भी बड़ा है। इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है बिकॉज देखा आपने $35 ट्रिलियन। तो कुल मिलाकर ये है यूएस डेट सीलिंग के बारे में सब कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर फिर भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट में उन्हें जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।